नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बीएससी लिमिटेड के बारे में। देखिए बीएससी लिमिटेड जिस तरीके से कुछ दिनों से एक कंटिन्यूअसली पॉजिटिव जर्नी दिखा रहा है, जहाँ पे मार्केट गिरते चले जा रहा है, जहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स देखा जाए तो बैंक निफ्टी सारे इंडेक्स गिरते चले जा रहे हैं। उस टाइम बीएससी लिमिटेड जो एक एक्सचेंज है और सबसे पुराना एक्सचेंज है, वो क्यों भागते चले जा रहा है? उसके पीछे रीजन कौन सा है? उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो चलो पूरा इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ मैं जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोचा हूँ और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर एक बार मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा। आप चार्ट को देखेंगे, देखिए कंपनी के ऊपर कुछ करेक्शन हुआ ही नहीं। जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट हो रहा है, उस टाइम में भी देखिए बीएससी में लगातार जर्नी हो रहा है और देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो ये कुछ दिनों के बाद ही मुझे लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर अंदर ही वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। तो क्या वो सचमुच ब्रेक करेगा? अगर ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकते हैं? तो चलो सारे पॉइंट्स में एक साथ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो कोई भी स्टॉक अगर रिजल्ट आने से पहले ही भाग रहा है तो सोचना उसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। शायद शायद इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके बड़े टारगेट लेकर चल रहा है और अच्छा खासा बाइंग भी किया है। देखिए कौन सा इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाई किया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियस बीएससी रेज एज, आप देख सकते हैं नभूमा। तो नभूमा स्टार्ट्स कवरेज विद द बाई। तो मतलब जो नभूमा था तो वो कवरेज करना शुरू कर चुके जो बाइक किए थे। तो ऑब्वियसली एक ट्रेंडिंग पहले से उसको पता था कि वो ट्रेंडिंग होने वाला है, इसलिए वो 5.7% का रेज होने के बाद वो यहाँ पे खुद की जो बाइंग है उसको यहाँ पे वो क्लोजिंग करना चाहते हैं, कवरेज करना चाहते हैं। उसके साथ साथ में और भी एक न्यूज दिखा दूं तो देख सकते हैं इंडियस बीएससी जम मोतीलाल। मोतीलाल मतलब मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल जो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, देखिए वो मेक्स एक्सचेंज जो इट्स 2025 टॉप पिक जेफरीज अपग्रेड्स। जेफरीज भी इसको अपग्रेड दिया है कि अपकमिंग 2025 में टॉप गेनर में इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, टॉप में इसका नाम देखने को मिलेगा। वो कौन सा कंपनी है? बीएससी लिमिटेड। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल ने बताया। उसके साथ साथ जेफरीज ने आपके अपग्रेड दिया। तो सीधा सीधा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर अपग्रेड देता है तो एक अच्छा खासा मैसिवली जाम होने का चांसेस है। और बीएससी का अगर करेंटली प्राइस देखा जाए तो 5,700 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना टारगेट दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट दिया, इस एक्सचेंज को टारगेट दिया 6,500। पीटी, पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग लिया गया है। तो बाइंग का पोजिशनल ट्रेडिंग लिया गया है, 6,500 तक इसका टारगेट रखा है। और ये मैं नहीं टारगेट रखा हूँ, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट रखा। इस चीजों को ध्यान से देखिएगा। देखिए किसी भी कंपनी ने टारगेट दिया उसको देखकर खुश मत हो जाना। वहां पे आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी हो सकते हैं, अच्छा खासा डाउन साइड भी जा सकते हैं। और भी देखिए एक बड़े इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है गोल्डमैन सैच। तो गोल्डमैन सैच भी एक बहुत बड़े एक एफआईएस इन्वेस्टर है। तो वो भी स्टार्ट्स इंडियाज बीएससी विद स्ट्रीट हाई टारगेट प्राइस। तो बड़ा टारगेट प्राइस लेकर चल रहा है, हाई टारगेट प्राइस लेकर चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बाइंग रेटिंग दिया तो इसके लिए कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा रॉकेट की तरह ही भाग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला, उस टाइम अगर कोई भी कंपनी और वो भी एक्सचेंज जैसे बड़े कंपनी उसका हालत बहुत स्ट्रांग है, तो वो सचमुच एक देखने वाला बात है। तो इसके पीछे रीजन तो मैं आपको बता दिया। अभी देखिए कंपनी का क्या सचमुच फंडामेंटल ठीक है? तो मैंने जो काम किया, मैंने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके एज ए स्विंग बेसिस में काम किया, एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग लिया, तो क्या वो सही था? उसके लिए मैं कौन सा पॉइंट को चेक किया हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने जो चेक किया वो है कंपनी का सेल्स का आंकड़ा। देखिए कंपनी का सेल्स इतना तेजी से ग्रोथ हो रहा है, सचमुच ऑलमोस्ट डबल नहीं, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स बढ़े। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 118 करोड़ से सीधा सीधा 340 करोड़, ओवरऑल डबल से भी ज्यादा। तो जब किसी कंपनी का 8 से 9% अर्निंग पर शेयर था और इस बार 25 रुपीज अर्निंग पर शेयर हो चुके हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 गुना अर्निंग पर शेयर बढ़ चुके हैं। तो किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर में अर्निंग अगर 3 गुना बढ़ जाए तो वहां पे तो हाई ग्रोथ होगा ही ना। तो इस चीजों को पहले आपको समझना होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा बहुत स्ट्रांग है, एक्सपेंस का आंकड़ा भी स्ट्रांगली देखने को मिला और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त हुआ है। आज तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए सेल्स
30%, 36% तक लास्ट 3 ईयर्स में था। अभी करंट ईयर में क्या है, 119% का सेल्स और 136% का प्रॉफिट, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट है। और इसीलिए कंपनी जबरदस्त रिटर्न भी दिया, 3-5 साल में 100%, पैसा दुगना, 3 साल में पैसा दुगना, 1 साल में पैसा 1.5 गुना। तो सोचिए, ये जो रिटर्न मिला सिर्फ यही नहीं मिला, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ इसीलिए मिला। और इसीलिए देखिए, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। पहले जितना होल्डिंग्स था उसी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। उल्टा एफएस ने क्वांटिटी को एडिंग किया और डीएस ने भी वही क्वांटिटी को कंटिन्यू कर रहा है। और पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स है और अदर्स के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग्स है। हाँ, यहाँ पे मन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, अगर कंपनी जबरदस्त है तो पब्लिक के पास ज्यादा क्वांटिटी क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वो रीजन मैंने पिछले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तो आप सीधा सीधा एक ये देखेंगे कि कंपनी के ऊपर एक टाइम एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, आज एफ और डीएस के पास भी कुछ भी होल्डिंग नहीं था। आज वही एफआईएस और टीआईएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी को कंटिन्यू कर रहा है। और यही चीज को मैं टेक्निकली बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना। और सॉरी, एक चीज तो मैं दिखाने भूल गया। सारी चीज को देखने के बाद मुझे एक चीज आपको दिखाना है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं कंपनी का वैल्यूएशन देखूं तो यहाँ पे मुझे बहुत हाई लेवल देखने को मिला। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई हो चुके हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यही पॉइंट कंपनी बहुत बड़ा खतरा ले आ सकता है। और बाकी देखिए, इस कंपनी के अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, जिस पैटर्न्स को यूज करके मैं काम कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखेंगे। वो है एक पैटर्न, वो है कप विद हैंडल पैटर्न्स। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक बड़ा सा कप मिले, उसके बाद 2 बार हैंडल मिले और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तब इस कंपनी के ऊपर डिसीजन बने। तो देखिए, यहाँ पे क्या बना, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे एक कप बने, तो यहाँ पे एक टॉप था, यहाँ पे एक टॉप बने और यहाँ पे एक बार टॉप बने और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। मतलब यहाँ पे एक कप बने, उसके बाद छोटा 2 हैंडल क्रिएट हुआ। देखिए, मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर कप तो ठीक है, मगर पहले जो हैंडल बना था दूसरा हैंडल तो उसको भी ब्रेक कर दिया। क्या इस हैंडल में काम आप करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। क्यों? क्योंकि कप को टच नहीं करना चाहिए। हैंडल कैसे भी बने, छोटा बने बड़ा बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैंडल कप को टच नहीं, कप का लो को टच नहीं करना चाहिए। अगर टच कर देता तो हम स्ट्रेटेजीज को भूल जाते। तो देखिए, फाइनली इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो इस कंफर्मेशन के अंदर मैंने कोई काम नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा था कब जब नीचे आएगा। तो फाइनली वो नीचे आए, तो इस जगह पे डिसीजन बने। अभी देखिए वो ऊपर जा रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ, जब डिसीजन बना वहां से मैं अगर पीक लेवल तक देखूं तो अराउंड 17% का ग्रोथ हो सकता है। तो और वो भी ग्रोथ बहुत कम दिनों के अंदर, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस तरीके से स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो सकता है। देखिए, अभी होगा कि यहाँ से रिवर्स करेगा, किसी को पता नहीं। तो आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो टारगेट हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उस स्ट्रेटेजीज को यूज करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल को देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने कंटिन्यू कर रहा है, तो इसलिए मैं भी कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, सारी चीजों को आपको सिखाने के लिए, सारी चीजों को आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको बताने के लिए था। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, मेरे रिस्क के हिसाब से मुझे काम करने दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।